और अगर आंकड़ों की बात करें तो 1750 के आसपास बच्चे अनाथ हो गए। आज यही एक मुद्दा है जिसको लेकर हम सामने आपके हाजिर हैं। ये जो स्क्रीन पे आंकड़ा देख रहे हैं, ये बेहद बेहद गंभीर मसला है जो इस वक्त मुल्क के सामने खड़ा है। और हम सभी लोग, चाहे सरकार हो चाहे समाज से जुड़े हुए लोग, हर लोग इस बात से चिंतित हैं, परेशान हैं और कोई ना कोई हल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर हम आपके साथ हाजिर हो रहे हैं। सरकार से लेकर सरकार ने तमाम योजनाओं की घोषणा करी, लेकिन सवाल फिर यह है कि क्या सिर्फ आर्थिक पहलू ही एक है जिससे कि हम बच्चों को खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य, हमारा सपना है। या फिर उनको गोद लिया जा सकता है, या समाज के वो तमाम संगठन या तमाम समाज की जो स्वयंसेवी संगठन है वो किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर इस वक्त तमाम चर्चा भी है। आज शनिवार के दिन देश को जवाब दो में हम इसी सवाल को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। एक गंभीर चर्चा जिसमें कि कुछ लोग हमारे साथ, युवा लोग भी जुड़ रहे हैं, जिनको आज हम आपका तारुफ भी कराना चाहेंगे। जो हमारे साथ आज लोग जुड़ रहे हैं उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ ईशानी शर्मा जुड़ रही हैं, जो सामाजिक सरोकारों के सवाल को तो उठाती ही रही हैं और एक वकील भी हैं। ईशानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज देश को जवाब दो में इस प्रोग्राम में। हमारे साथ प्रियांका नुनगो जुड़ेंगे, जो कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांका नुनगो साहब, आपका भी थैंक यू सो मच। हमारे साथ जयंती दत्ता मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत अरसे से बच्चों के सवालों को लेकर जुड़ी रही हैं और बच्चों के सवाल उठाती रही हैं। देवांशु हमारे साथ दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देवांशु पांड्या हमारे साथ जो दिखाई पड़ रहे हैं, वकील हैं जाने माने, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच दिव्यांशु। और नीति और आलोक हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि एक सवाल के साथ हैं हमारे साथ। और सवाल जो है वो आप अपने स्क्रीन पे साफ देख रहे हैं, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। ईशानी, मैं आपके पास आता हूं। मैंने जो कुछ कहना था आज कह दिया, और मुझसे ज्यादा ये समाज भली भांति परिचित है, क्योंकि हम सारे लोग इन्हीं सवालों से गुजर रहे हैं। कोरोना के इस विभत्स या विभीषिका के बीच में हमने जो एक प्रश्न उठाया है वो ये कि अगर कोई शख्स या कोई परिवार बच्चा गोद लेना चाहे तो क्या ले सकता है इन लोगों में से? और क्या इतना आसान है बच्चा लेना, गोद लेना? ये एक सवाल है जिसको कि हम लेके आज हाजिर हैं। ईशानी शर्मा, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क आपका। जी प्रतीक जी, थैंक यू सो मच। क्या है कि आपने कहा कि जो विभत्स रूप कोविड से आया है, कोरोना ने दिखाया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके सर से माता पिता का साया उठा है इस महामारी के चलते, जिनको हम कोविड ऑर्फन्स भी कहते हैं, पर इनको गोद लेने की कोई और इनके अडॉप्शन की कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। ये जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अडॉप्शन ऑर्फन पूल है, जो फिट फॉर अडॉप्शन है, उसी में ऐड हुए। ये उन्हीं जो हमारे पास ऑलरेडी मैकेनिज्म है, उसी के तहत उसी प्रक्रिया से इनका भी अडॉप्शन होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पहले भी ये सवाल उठता रहा है कि जब इतने सारे पेरेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 18,000 से 20,000 एप्लीकेशंस आते हैं हमारे पास, मतलब तारा के पास, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं, हु आर विलिंग टू अडॉप्ट, जिनको जो गोद लेना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस जल्दी क्यों नहीं होता? कुछ को 2 साल, कुछ को 3 साल, कुछ को 4 साल क्यों लगते हैं? तो यहाँ हमें बहुत, देखिए, जो सिस्टम की खामियां हैं छोटी मोटी, वो अपने आप समय के साथ सुधरेंगी और सुधरनी चाहिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको आपका अडॉप्शन, आपको उन्हीं बच्चों में से बच्चे लेने होंगे जो ऑर्फन हैं। जैसे अगर मैं कोविड ऑर्फन्स की बात करूं, तो ये जो कोविड ऑर्फन्स हैं, इनमें से कोई बच्चा छोटा, मतलब बहुत रेयरिटी है कि बच्चे छोटे होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक उम्र को प्राप्त कर चुके हैं, जो थोड़े बड़े हैं, जो इस बात को समझते हैं कि उनके माता पिता उनकी आंख के सामने एक बीमारी से लड़े, किन कारणों से, कुछ अभावों के कारण
मतलब उनकी डेथ उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी है. दिस इज नॉट अ वेरी इजी ट्रॉमा टू डील विद. राइट ईशानी, मैं आपके पॉइंट से, मैंने आपकी बात से, ईशानी आप हमारे साथ लगातार बनी हैं और आपने जो पॉइंट उठाया उससे दो चीजें मैंने साफ निकालनी. एक तो ये कि कोई बहुत मुश्किल है, शायद कोई छोटा बच्चा हो. मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहूं, जो एक्ट कहता है उसके मुताबिक, दिव्यांशु यहाँ पे मौजूद है, ईशानी, दोनों लोग वकील हैं, वो इसको ज्यादा क्लियर कर पाएंगे कि किसी बच्चे को हम रिवील नहीं कर सकते, उसकी आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो एक कानून के तहत वो नहीं किया जा सकता. वो सही भी नहीं है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है. तो ईशानी ने जो बात कही वो उससे गुजरे हैं, उससे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है. शायद कोई छोटा बच्चा बहुत मुश्किल से हो. मैं ईशानी जोड़ रहा हूं आपकी बात, मैं ईशानी में आपको ले रहा हूं, मैं ईशानी ले रहा हूं, आपको ले रहा हूं. और दूसरी बात ये कहा इन्होंने कि जो बच्चे गुजरे हैं, जिन्होंने जो ट्रॉमा देखा है, वो जो विभीषिका देखी है, परिवार में देखा है जो कुछ अपने आंखों के सामने, तो वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, यानी वो डरे हुए भी हैं. एक साइकोलॉजिकल जो आवरण है या जो बादल है या जो वातावरण है वो उनके आसपास मौजूद है. ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है. मैं बहुत छोटा सा, ईशानी रोका मैंने इसलिए आपको कि जो सामने परिवार बैठा है, मैं इसी से पूछ लेता हूं. नीति और आलोक, आपने कब सोचा कि आपको बच्चा गोद लेना है? मैं जानना चाहता हूं, नीति या आलोक में से कोई जवाब दे. और वो बच्चा आपने जो सोचा उसके बारे में क्या सोचा, नीति और आलोक? हमने लास्ट ईयर सोचा कि हम बच्चा गोद लेते हैं, और जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, कारा में रजिस्ट्रेशन किया, तो जो हमारे पास कॉल आई वेरिफिकेशन के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि वेटिंग टाइम मोर देन 2 ईयर्स है, और वो बोल रहे थे कि कम से कम 3.5 ईयर्स का आप एवरेज लेके चलिए कि आपको बच्चा मिलने में 3 से 3.5 साल लग ही जाएंगे. तो आपने कोई बात कही थी उनसे, एजेंसी से, या जब रजिस्ट्रेशन करा रहे थे कि बच्चा जब आप लेना चाहते हैं तो आपने अपनी तरफ से भी कोई बात कही थी उनसे कि बच्चा जब लेना है तो क्या कुछ आपने कोई बात कही जिसको कि मैं जानना चाहता, महत्वपूर्ण है वो, जिसकी तरफ ईशानी इशारा कर रही थी? जी, हमने ये बोला था कि हमें फीमेल चाइल्ड प्रिफर है. अगर पहले फीमेल चाइल्ड मिलती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे की एज 0 से 2 है या 2 से 4 ईयर्स है. ज़्यादा बड़ा बच्चा हम इसलिए प्रिफर नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे लिए संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अलग सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ से वो बच्चा आएगा. 2 to 4 ईयर्स तक के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 4 ईयर्स तक का भी बच्चा है तो हम मैनेज कर सकते हैं. अब देखिए, यही बात है कि आपने कहा कि मैं, ईशानी आ रहा हूं आपके पास, आई एम कमिंग, ईशानी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, कि हमें छोटा बच्चा चाहिए. ईशानी ने कहा कि शायद छोटे बच्चे ना हो, लेकिन अब देखिए समस्या यहीं पे आएगी, कैसे प्रोसेस में दिक्कतें हैं जो खड़ी हुई हैं. छोटा बच्चा चाहिए, 2 साल का बच्चा अगर नीति और आलोक को मिलता है तो जब वो मिलेगा तो वो 5 साल का होगा. अगर वो 2 साल बच्चे को कहेंगे तो बड़े आराम से प्रोसेस में 3 साल लगने हैं, और इतना लगता है. अडॉप्शन की प्रोसेस बहुत मुश्किल है. अब सवाल यह है कि बड़े बच्चे जो हैं, अक्सर जो सामने खड़े हैं समाज में, जो कि अनाथ हुए हैं, अनाथ शब्द कहना इसलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो हम सब कुछ देख रहे हैं सामने, वो सबके सामने मौजूद है. अब करें क्या, यही समस्या है. मैं प्रियांक आपके पास आऊं, इससे पहले ईशानी अपनी बात खत्म करना चाहती हैं. जी ईशानी, आप एक पॉइंट जोड़ना चाह रही थी. जी, मैं वही कह रही थी कि इस ट्रॉमा से कि वो किसी और को, एक तो वो बच्चे बड़े हैं, दूसरे बहुत सारे सिबलिंग्स हैं. मतलब सिबलिंग अडॉप्शन की प्रक्रिया ये होती है कि सिबलिंग्स को एक साथ अडॉप्ट किया जाता है. मतलब 2 बच्चों का, 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार का, माता पिता दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो बच्चे 2 भाई बहन, अब उन भाई बहन को अलग नहीं किया जा सकता, तो उन्हें एक साथ अडॉप्ट करना होगा. एक की उम्र थोड़ी ज्यादा है, एक की उम्र थोड़ी कम है. इस समय उनको उस ट्रॉमा से निकाल पाना, उनको ये समझाना, उनको इतना अनकंडीशनली अडॉप्ट करना कि वो किसी और को माता पिता मानते हैं, उस दर्द से गुजरे हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके, ये प्रोसेस लंबा हो सकता है और पेनफुल अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है. तो ये जो एक डिमांड, नेकेड आई से लगता है कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो एक दूसरे को मीट कर रही है, तो इसके बीच में ये समस्या क्या है? तो इसके बीच की समस्या यही है. ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स की थ्योरी के तहत इसको समझा दिया.
लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो तीसरा पॉइंट आपने जोड़ा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद दर्द भरा है। भाई बहन है, उम्र में दोनों में अंतर भी है, भाई कहीं चला जाए, बहन कहीं चला जाए, ये होता भी नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल जो न्याय का विधान है उसके विपरीत है, ये बिल्कुल विपरीत है। लेकिन मैं ईशानी आता हूं आपके पास। जी बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। मैं प्रियांक के पास जाना चाहता हूं। प्रियांक जी, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं एनसीपीसीआर के, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि सारे केसेस आपके पास हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि लगभग 7,500 के आसपास पिता या मां खोया है, 1750 के आसपास अनाथ हुए बच्चे, राज्यों ने अपनी स्कीम घोषित कर दी है। इतना कठिन प्रोसेस है, बिल्कुल सीधा सा सवाल, इतना कठिन प्रोसेस है कि कोई अगर गोद लेना चाहे तो मुश्किलात सामने खड़ी हो जाती है। सरल कैसे बनाया जाए, क्या कुछ किया जा सकता है प्रियंक कानून को? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत से, बड़े समय लगाकर आखिरकार 2016 में ये संभव हो पाया कि एडॉप्शन के लिए एक बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म रखने वाला कानून देश को मिला। कारा जैसा एक अथॉरिटी बना कि कारा को अथॉरिटी की शक्ल दी गई किशोर न्याय अधिनियम 2015 में, और एडॉप्शन की कानूनी प्रक्रिया को एक बहुत ही ठीक मैकेनिज्म दिया गया। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आप बोल रहे थे कि 3 साल एडॉप्शन में लगेंगे, ये 3 साल अभिभावक को 2 साल 3 साल लग सकते हैं, लेकिन बच्चा चूंकि उन्हें 2 साल से 4 साल की आयु के बीच का चाहिए तो वही मिले। मैं यहाँ पे गोद लेने वाले जो इच्छुक दंपत्ति हैं उनसे आग्रह भी करना चाहूँगा कि अगर वो अपनी चॉइस फिलिंग में स्टेट्स का, एज का, जेंडर का जितना कम चॉइस डालेंगे, जितना ओपन रखेंगे, उतना उनका वेटिंग लिस्ट तेजी से कम होता है। ये अनुभव है जो मैं बताना चाहता हूँ। अब जो कानून में रिलैक्सेशन की बात कई जगह से कई दिन से आ रही है कि ये कोविड ऑर्फन्स के लिए अलग विंडो कर दें और इनको अलग तरीके से अडॉप्शन के लिए दे दिया जाए। मैं यहाँ पे बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात रखना चाहूँगा कि 2018 में इस देश ने ये देखा कि झारखंड में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के चिल्ड्रन होम से बच्चे बेचे गए। बच्चे बेचने पर ट्रैफिकिंग का मुकदमा बना। हमने उनको जेल जाते हुए देखा जो संतों के नाम पर संस्थाएं चला रहे हैं। हम लोग, आयोग खुद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेके गया हुआ है। ऐसे मामले में हम जब उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते जो मदर के नाम पे संस्था चला रहे हैं, वहां हम बच्चों को लेकर देश में अभी आज की स्थिति में कम से कम कानून के अलावा किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए विनम्रता पूर्वक मेरा आग्रह सभी से है कि जो रोबस्ट मैकेनिज्म बना है उसमें छेड़छाड़ की बात ना ही की जाए तो बच्चों के लिए हितकर। राइट, मैंने आपकी बात प्रियांक साहब ली, लेकिन मैं दिव्यांशु मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैंने तो लॉ पढ़ा नहीं, मैं तो कानून की किताबें ज्यादा जानता नहीं, लेकिन आप तो वकील हैं। लेकिन एक वाक्य अक्सर बोला जाता है कि किसी निर्दोष को जो है कहीं से भी कहीं कोई आंच नहीं आना चाहिए, और वो बिल्कुल उसके राइट जो है बिल्कुल सुरक्षित रहने चाहिए। हमको बहुत प्रोटेक्टिव होना चाहिए बच्चों को लेकर। बेहद संवेदनशील मुद्दा और बेहद संवेदनशील होने की जरूरत। और ये प्रियंक की इस बात को मैं तस्दीक करता हूं कि कहीं से कोई भी छेड़छाड़ ना हो, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी ना हो कि जो इच्छा रखता हो समाज में कि हम आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, उसको इतनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े कि वो छोड़ ही दे कि भाई मेरा तो दम ही निकल गया, हम आगे ही नहीं आ पाएंगे। दिव्यांशु पांडे। प्रतीक जी, ऐसे विषय को लेने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। अगर मैं इस कानून की बात करूं, कानून बेशक बहुत ही मजबूत होना चाहिए ताकि हम बच्चों को सुरक्षित रख सकें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसके तहत अडॉप्शन की प्रक्रिया चलती है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये कि यह एनजीओ द्वारा एनजीओ वालों के लिए और एनजीओ के स्वार्थ के लिए यह एक्ट आया है। आप मुझसे इससे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन अगर आप जाके जमीन पर चीजों को देखें तो नीति जी और आलोक जी इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि यह ले ही नहीं सकते। एक व्यक्ति, एक जो बच्चा होता है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक ब्लैंक चेक के भांति माना जाता है।
मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक बच्चे के अडॉप्शन के लिए खर्च किया जाता है, और ऐसी संस्थाएं हैं, जैसा कि बच्चों को बेचने की बात कही प्रियांक जी ने, यह सत्य है बिल्कुल। तो बच्चों को कमोडिटी के रूप में पूरे विश्व में देखा जाता रहा है, और यही चीज मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून द्वारा इतना जटिल बनाया गया कि एक साधारण व्यक्ति अडॉप्ट कर ही नहीं सकता। एक अडॉप्ट करने के लिए आपको बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होना जरूरी है हिंदुस्तान में। आपको ये आवश्यक है कि आपके पास बहुत सारा धन हो और आप ले पाए बच्चे को। ये कहना बड़ा सरल है कि 4 वर्ष में आपको बच्चा मिलेगा, लेकिन आपके चॉइस का बच्चा मिलेगा। वह 4 वर्ष कौन लाएगा? और ऐसा तो नहीं है कि उस 4 वर्षों में कोई बच्चा बिल्कुल भी अनाथ नहीं रहेगा। एक देखिए, मैं दिव्यांशु, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी प्रियांक ने ये साफ साफ कहा कि बच्चा तो मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेस में हो सकता 3 साल 4 साल लगे। उन्होंने ये मेरी बात को ठीक किया था। अगर प्रियांक बिल्कुल सही बैठे हो तो उन्होंने बिल्कुल ये बात कही कि नहीं ऐसा नहीं है कि 4 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चा मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेस में हो सकता टाइम लगे। दूसरी बात उन्होंने कहा, दूसरी बात मैं जोड़ता हूं प्रियांक की ये बात कि हमको संवेदनशील होना चाहिए, हमको चेक, क्रॉस चेक, रीचेक बराबर रखना चाहिए, एडॉप्शन के बाद सारी चीजें देखनी चाहिए। और तीसरी बात जो है, जो आज हमारा मुद्दा है, जिस बात के लिए कि प्रियांक ने इस बात को कहा कि अलग से कोई विंडो खोल दी जाए कोरोना के बाद के बच्चों के लिए, यह संभव नहीं है। ये तीनों पे मैं दिव्यांशु आपका चाहता रहा, फिर उसके बाद मैं प्रियांक फिर आता हूं। ईशानी आपके पास आता हूं। प्रतीक जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इस विषय के ऊपर कि ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां पे माता पिता के बातों का संज्ञान ही नहीं लिया गया। जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, अगर हम कानून की बात करें तो यह कानून पूरी तरह से एनजीओ के कब्जे में है। और मैं बिल्कुल भी, मैं अध्यक्ष महोदय यहाँ बैठे हैं, अगर काट सके तो काट दें मेरी बातों को। बच्चे को केयर देने से लेकर बच्चे को अडॉप्शन तक देने तक एनजीओ के अलावा किसी का हस्तक्षेप ही नहीं है। आप मॉनिटर कर रहे हैं, आपने संस्था को ऑथराइज किया हुआ है कि आप इस चीज की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार करेंगे। करेगा कौन? करना एनजीओ को है। और एनजीओ की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं सामने। मैं तो बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर काट सके मेरे बातों को तो काट दें आप। ये पूरा, यह जो एक्ट है, ये पूरी तरह से एनजीओ के कब्जे में है। आज आवश्यकता यह है कि सरकार इस कानून का अवलोकन एक बार फिर से करे, इसको वापस एक बार रिव्यू करे, और इस प्रक्रिया को सुरक्षित रहते हुए भी सरल बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है असंभव बनाना, ऐसा तो नहीं कि आप असंभव बना दें कानून को, जो कानून लागू ही ना हो सके। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं, बहुत एक अच्छा फर्नीचर होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा फर्नीचर जिसको खिसका ना सके, झाड़ू ना लगा सके, ऐसा फर्नीचर क्या किसी काम का होता है? उसी प्रकार का यह कानून है। आप बच्चों को सुरक्षित रखने के बात की आड़ में आप ऐसा कानून बना रहे हैं जैसे ये नीति आयोग जी जैसे व्यक्ति ले ही नहीं पा रहे 3-4 वर्षों में। तो यह बिल्कुल एक वेस्टर्न कानून किया गया है। और अगर नीति, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। नहीं दिव्यांशु, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिसकी तरफ ईशानी इशारा कर रही थी, कि बहुत सारे लोगों की डिमांड भी होती है समाज की तरफ से कि हमें बच्चा लेना है तो हमको ऐसा और इस तरह का छोटा और लड़की। अगर उन्होंने कहा कि अगर ये चीजें आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से कम कर दे तो प्रक्रिया आसान हो जाती है, तेज हो जाती है। मैं नीति के से जानना चाहता हूं, नीति, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया और खासतौर से कोरोना के समय में ही आया, तो क्या आप कोरोना से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनमें से किसी बच्चे को लेना चाहेंगी? ये सवाल मैं सीधा आपसे पूछना चाहता हूं। नीति, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ले सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं था कि कोरोना आ जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। हम तो बहुत पहले से ट्राई कर रहे हैं और हमने 3 बार रजिस्ट्रेशन किया और 3rd टाइम में जाकर के हमारा सक्सेसफुल हुआ है रजिस्ट्रेशन। 2 बार तो हो ही नहीं पाया क्योंकि हमें वो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत है, वो कहीं पर मेंशन ही नहीं थे। तो उसे ही हमें पता करने में काफ़ी समय लग गया। फिर फाइनली मेरे को जा करके कारा ऑफिस दिल्ली में पता करना पड़ा कि वहाँ पर कौन से चेकअप होने हैं। फिर हमने वो कराए, फिर हमने वो अपलोड की रिपोर्ट्स, देन वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। और अभी भी केस स्टडी बची है जो कि वो बोल रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई है, तो लॉकडाउन के बाद हो। आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि आप स्टेट लेवल पे वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे और देन फिर आपको 2.5 ईयर्स से लेकर के 4 ईयर्स तक का समय लगेगा। और अगर आप गर्ल चाइल्ड लेते हैं तो 2.5 साल लग जाएंगे, और अगर आप बॉय के लिए डिमांड करेंगे तो अराउंड 3.5 साल लग जाएंगे। नीति,
नीति, मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल सीधा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि बच्चा आपके कस्टडी में आ जाएगा, मिल जाएगा, या बच्चा भी 4 साल के बाद ही मिलेगा? मैं सीधा सवाल जो जानना चाहता हूं नीति। बच्चा भी 4 साल के बाद मिलेगा। बच्चा 4 साल के बाद ही मिलेगा। ये जी, मैं प्रियांक मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दंपत्ति आपके सामने एक एग्जाम्पल है, हमारे सबके सामने। अब इससे प्रियांक ये सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है, मैं तो मत, क्योंकि आप अध्यक्ष है उसके, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये परिवार है और ऐसे कई परिवार हैं जिनको मैं जानता हूं, वो आगे आना चाहते हैं और कोरोना से जो बच्चे बेसहारा हुए हैं उनके लिए खड़े होना चाहते हैं, उनको परिवार के अंदर लाना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? विंडो आपने कहा नहीं ओपन हो नहीं सकती या विंडो ओपन नहीं की जा सकती। अब सवाल यह है कि ऐसे बच्चों को हम क्या, कहां, ऐसे परिवार कैसे दे सके जहां नीति और आलोक जैसे लोग इच्छुक हैं बच्चों को लेने के लिए? तो हम क्या करें, कैसे करें, आसान करें? जयंती दत्ता, मैं बस आया, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो प्रतीक जी, क्या मैं जवाब दूं आपके प्रश्न का? बिल्कुल दीजिए साहब जी, मुझे आप 3-4 मिनट का समय दीजिए इस जवाब को देने के लिए। मैं आपको प्रक्रिया बताना चाहूंगा। आप ये पूरा जो समय बच्चे लीजिए। जिन्होंने जी अपने माता पिता को इस दौरान खोया है, हम उनको जी उनकी जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है देश भर में, मैं वो बताना चाहूंगा। जिले की बाल कल्याण समिति के सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। बाल कल्याण समिति जिले के ही 5 लोगों की एक समिति होती है। उसमें वकील होते हैं, उसमें साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उसमें डॉक्टर होते हैं, उसमें बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं जिनको राज्य शासन नियुक्त करता है। वो 5 लोगों की समिति ही ये तय करेगी, बच्चे की सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनवाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर बच्चे का इंडिविजुअल केयर प्लान बनाएगी और तब ये तय होगा कि क्या बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर किया जा सकता है। ये एक प्रक्रिया है। हम हर बच्चे को आउटराइटली उठा के अडॉप्शन में नहीं दे सकते। जैसा अभी थोड़ी देर पहले ईशानी बता रही थी, सिबलिंग्स हैं, कोई बच्चे 15-16 साल के हैं, एडोलेसेंट एज में हैं, जो अपने परिवार की, अपने माता पिता की यादों को भूलने वाली स्थिति में नहीं है। ऐसे बच्चों को अडॉप्शन में नहीं दिया जाता। उन बच्चों की देखरेख के लिए उनके गार्जियन, उनके परिवार के जो इमीडिएट फैमिली के जो नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ये लोग जो उनको पालने के इच्छुक होते हैं उनके साथ पाले जाते हैं और उनका लालन पालन सुनिश्चित हो, ठीक तरीके से हो, ये इंडिविजुअल केयर प्लान में लिखा जाता है और उसका बाकायदा फॉलोअप होता है। ये एक प्रक्रिया है। अब जो बच्चे लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर किए जाएंगे, वो नीति और आलोक जैसे माता पिता को मिल पाए, इसके लिए कारा के पोर्टल पे रजिस्टर कर दिए जाएंगे। कारा का पोर्टल एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। वहां जितने बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं और जितने अभिभावक रजिस्टर्ड होते हैं, दोनों सामने आमने दिखते हैं। यहाँ पे समस्या ये है कि हमारे पास माता पिता, अभिभावक, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स ज्यादा हैं, इस सिस्टम में बच्चे कम हैं। क्योंकि भारत में मैंने खुद ने ये चीज अनुभव की है कि जहां माता पिता को खो चुकने के बाद भी जो इमीडिएट फैमिली है वो बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती, वो बच्चों का लालन पालन खुद करना चाहती है और ये अच्छा है बच्चों के लिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये बात भी सही है कि ज्यादा बच्चे सिस्टम में लाए जाएं, उसके लिए एक मैकेनिज्म पे काम करना पड़ेगा। राज्य सरकारों को अधिक गंभीरता से काम करना चाहिए। मैं यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा, इतनी बड़ी त्रासदी के दौर में हम लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली और पश्चिम बंगाल, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ऑर्फन बच्चों का सर्वे करके डाटा उपलब्ध नहीं कराया। इस तरीके की लापरवाहियां जब राज्य सरकार करेंगी तब बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाता है। राइट, आपने दिल्ली और बंगाल का जिक्र किया, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं, एक सवाल इन्होंने जो दिव्यांशु ने कहा था कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए तब आप गोद ले सकते हैं, इन्होंने दिव्यांशु पांडे ने, तो ये कहां तक सही है? देखिए, हो सकता है किसी का व्यक्तिगत अनुभव खराब रहा हो या हो सकता है परेशानियां लोगों को आई हों इस सिस्टम में, लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस पूरे एक्ट की ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ना केवल दिव्यांशु जी से, ना केवल नीति और आलोक से, बल्कि सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत दर्ज कराएं। इस सिस्टम में कहीं भी खामी होगी, हम उसको ठीक करने का काम करें। ईशानी आप कुछ कहना चाह रही थी? ईशानी,
दो बातें मैं इसमें कहना चाह रही थी। पहली चीज की जो बार बार बात हो रही है कोविड ऑर्फन्स के लिए एक अलग विंडो की, तो उसमें जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स का, ये उसके विरुद्ध है। मतलब जो मेरी समझदारी है कि जो ठीक है कोविड जैसी उसको नहीं झेला उन बच्चों ने जो पहले से अडॉप्शन पूल में है, जो ऑर्फन्स है, लेकिन बुरा तो उनके साथ भी हुआ है। मतलब हम एक अलग मैकेनिज्म बना के कोविड ऑर्फन्स का जल्दी अडॉप्शन का तरीका बनाए और ना कि उसकी जगह हमें पूरे जो अडॉप्शन के मैकेनिज्म को रिवर्स, मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, कारा है, वो सब अपना काम कायदे से कर रहे हैं। जैसा कि अभी यहाँ कहा भी गया कि जो छोटी एक तो पेरेंट्स का वेटिंग टाइम है, क्योंकि पेरेंट्स को उनके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके हिसाब से बच्चा प्रोवाइड करने में, कि 0 to 2 years, 2 to 4 years, या फॉर दैट मैटर एक उम्र से ज्यादा एक उम्र से कम, ये जेंडर, ये देश के इस हिस्से का। अब नॉर्थ इंडिया का अडॉप्टिव पेरेंट नॉर्थ ईस्ट के ऑर्फन को लेने में कंफर्टेबल नहीं है। मतलब ये मुझे कारा के अनुभव, जो मुझे कारा के लोगों के अनुभव मिले हैं, मैं वो आपसे साझा कर रही हूँ। और नॉर्थ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस को अडॉप्टिव पेरेंट्स और अडॉप्शन जो लीगली फ्री बच्चे हैं, उनमें ये समस्या लगातार बहुत तरह की छोटी आ रही है, जिसकी वजह से भाई अब जो बच्चे हैं अडॉप्शन तो उन्हीं में से होगा, लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बच्चे चाहिए तो वो मिलने में हमें जो समय लगता है वो लगता है, लेकिन उस समय वो बच्चा वेट नहीं करता। वो बच्चा जो अडॉप्शन पूल में आता है और लीगली फ्री अपने प्रोसेस से, जो कि 2-3-4 महीने का प्रोसेस होता है, उससे वो डिक्लेयर लीगली फ्री होता है, तो वो फिट फॉर अडॉप्शन होता है। दिव्यांशु कुछ कहना चाह रहे जी? राइट ईशानी। दिव्यांशु। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो समस्या है वो हमारे कानून में है। जो 3 वर्ष या 4 वर्ष या 2 वर्ष या जो भी समय लग रहा है वो हमारे कानून की वजह से लग रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा ऑर्फन है और अडॉप्शन जब उसका होगा, उसके बीच में जो टाइम है, वो बच्चा रहता कहाँ है? वो बच्चा रहता है शेल्टर होम में। ये पूरा व्यवसाय चल रहा है प्रतीक जी, इसे समझना जरूरी है। इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। मैं इसी बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है बच्चों का, वो अडॉप्शन को लेकर हो या चाइल्ड अब्यूज के बच्चे को लेकर हो। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सुनने में तो नाम बड़ा सुंदर है कि बाल कल्याण समिति है वो, लेकिन कल्याण हो नहीं रहा प्रतीक जी इसका किसी बच्चों का। राइट दिव्यांशु, आप जो बात कर रहे हैं अपने अनुभव से कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इंकार नहीं कर रहा, और बिल्कुल मैं इंकार नहीं कर रहा हूं। एक बच्चे के साथ भी अगर अन्याय होता है तो समाज में एक छन्नी जरूर होनी चाहिए जो सबके साथ न्याय कर सके, बिल्कुल न्याय हो सके, ये सब होना चाहिए, और ये हमारा फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत जो ईशानी ने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और वो उस महत्वपूर्ण बात को मैं यहां रखना चाह रहा हूं। उन्होंने ये बात कही कि बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड हैं और वो एक ऐसी पीड़ा से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं जिसको कौन देखेगा। और दूसरी बात ये कही जिसको कि लेकर आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, करीब 7,500 बच्चे हैं जिन्होंने पिता या माँ को खोया है, लगभग 1400 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने जो अनाथ हो गए, उनके एडॉप्शन को लेकर हम क्या कर रहे हैं, जब वो परिवार मिल सके उनको जहां पे उनकी परवरिश हो सके। ये एक सवाल है, बड़ा सवाल, जिसको कि लेकर हम बार बार यहाँ पर वापस आए हैं। हम जयंती एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहते हैं, ब्रेक के बाद हम आप ही से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है एक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से समझना कि परिवार में एक बच्चा आए और वो कोरोना के एक विभीषिका से गुजर के आया है और उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, और अगर वो 3 साल 2.5 साल 3 साल लग रहा है उसके बाद आ रहा है तो वो तमाम सारी और परेशानियों से गुजर के आएगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज अगर बच्चे को अडॉप्शन के प्रोसेस में लाते हैं तो 3 साल बाद भी अगर वो हमको मिलता है तो वो एक तमाम एक प्रक्रिया से गुजर के आएगा, तो हम कैसे उसको डील करें, ये बहुत बड़ा विषय है। हम चाहते हैं जयंती इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी हो, उसके बाद मैं लौट के आपसे
बात का सिलसिला आगे जोड़ूं। जयंती। देखिए, ये त्रासदी जो है, एडॉप्शन इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सभी ने बोला। देखिए, जब आप शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉपर्ली एडजस्टेड होते हैं, आप तैयार होते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली कि हाँ, एक कोई नई ज़िंदगी जो है उसको हम पनाह दें, उसके लिए उनका इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। अमूमन हर कंट्री में ये होता है, लेकिन हमारे देश में जहाँ पे हम चूक जाते हैं, एडॉप्शन तक तो ठीक है, एडॉप्शन के बाद बच्चे की क्या हालात है, क्या लॉन्गिट्यूडिनल फॉलो अप होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। जैसे अभी आपने सुना कि मदर टेरेसा जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी बच्चे जो है अब्यूज्ड हो जाते हैं अपने परिवार में। आप न्यूज़ में देखते हैं कि अपने माता पिता भी नहीं चूकते बच्चों के साथ दुर्व्यवहार में, तो वहाँ पे इस त्रासदी के बाद राइट जयंती, प्रियंक इस पे अपनी टिप्पणी दे रहे थे और वो बराबर उसका फॉलो अप हो, ये बेहद महत्वपूर्ण है और ये हमको इंश्योर करना पड़ेगा। हम इसी सवाल पर कि जो कोरोना के समय में बच्चे बेसहारा हुए हैं, उनको कैसे परिवार की देहरी मिले, इसी मुद्दे पर हम फिर से लौटेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर। आज देश को जवाब दो में बातचीत करते हुए कि कोरोना के समय में बेसहारा हुए बच्चों के समाज कैसे खड़ा हो सकता है, संगठन कैसे, एनजीओ कैसे, और वो परिवार जो गोद लेना चाहते हैं उनके लिए प्रक्रिया कैसे आसान हो सकती है। सरकार क्या कर सकती है, जो कमीशन हैं वो क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स क्या कर सकते हैं, यही एक सवाल है जो बेहद सरल तरीके से हमने सामने रखे हैं। नीति हमारे साथ मौजूद हैं जो बच्चे को गोद लेना चाहती थी कोरोना के समय से पहले, लेकिन इस समय वो कहती हैं कि मैं कोरोना से पीड़ित हुए बच्चों के लिए भी आगे आ सकती हूँ और लेना चाहती हूँ। आलोक और नीति का तो पहले मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। नीति जी, आपने कहा कि आप बच्चे को गोद लेना चाहती हैं, कोरोना के से पीड़ित हैं, अगर उससे बेसहारा हुए हैं, उनके माता पिता का साया उठ गया, तो आप तैयार हैं। नीति और आलोक। लेकिन एक सवाल है कि अगर जैसा कि ईशानी कह रही थी, छोटा बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगी, या किस उसमें आपका कोई क्लॉज है या कोई आप उस पर बिंदु लाना चाहती हैं कि नहीं, हमको ऐसा ही इतना बच्चा ऐसा छोटा बच्चा चाहिए। नीति और आलोक। एक्चुअली छोटा बच्चा इसलिए कि वो एडजस्ट कर सके, वो एक्चुअली उनकी मेमोरी इतनी नहीं होती है। बड़े बच्चों को थोड़ा संभालना मुश्किल होगा, तो मे बी हमें हेल्प लेनी पड़े किसी की, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या समथिंग, क्योंकि उन्हें फिर हम इजीली नहीं हैंडल कर पाएंगे। इजिली हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटा बच्चा चाहिए। छोटा बच्चा आपने कहा 2 साल से 4 साल। मैं जयंती, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जयंती, आई एम कमिंग टू यू, ओनली आई एम कमिंग टू यू। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, इसीलिए मैंने नीति और आलोक से पूछा। नीति, आपका कहना है कि मैं कोरोना के बच्चों को लेने के लिए आगे आ रही हूं, आलोक भी चाहते हैं, आपके पति बैठे हैं सामने, लेकिन बड़े बच्चे को हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, शायद हमें किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आपने कहा कि छोटा बच्चा एडजस्ट कर जाएगा, ये आपका कहना है, और इसके अलावा भी कुछ आप कहना चाहती हैं? नीति और आलोक, जानना चाहते हैं समाज क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है बच्चों को गोद के लेने के विषय में। नीति और आलोक। जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन या वेरिफिकेशन है जल्दी करके और जल्दी प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा समय है, 2.5 से 3-4 साल, ये बहुत लंबा समय है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नीति और आलोक, आपका कहना है कि ये प्रक्रिया भी थोड़ा सरल होनी चाहिए और कम समय में हो। हाँ, आफ्टर चेकिंग जो हैं, आप बच्चों को घर में कैसा रह रहा है, किस परवरिश में है, उसको आप स्ट्रिक्ट करिए, जिसका तरफ जयंती कह रही थी, लेकिन आसान कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। बड़े बच्चों को लेकर उनके पास अपना एक व्यू था। जयंती, बड़े बच्चों को लेकर उनका व्यू था और आपको जोड़ना चाह रही थी। देखिए, नीति और आलोक आपने जो छेड़ा, ये ड्यूरिंग कोविड जो सिनेरियो है, बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा ये त्रासदी के दौरान कैसे उन्होंने अपने लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को,
बच्चों के लिए पेरेंट्स का ना होना या पेरेंट्स को उनकी ज़िंदगी से चले जाना, इट्स अ वेरी बिगर शॉक दैन एनी इमोशनल टर्मोइल। और वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कारा के तहत ही इनका एडॉप्शन हो, उसी प्रोसीजर के तहत, मैं नहीं मानती। बाहर के देशों में सरकार जो है वो अपनी जिम्मेवारी समझती है बच्चों का। यूके का मैं एक केस बताती हूँ, मैं उसमें कंसल्टेंट थी, जहाँ पे उन्होंने देखा कि बच्चे ने थोड़ी सी चीख निकाली कि मेरे फादर जो है मेरे से ऐसे बिहेव करते हैं, इमीडिएटली सरकार वहाँ पे ले लेती है अपनी जिम्मेवारी, बच्चे को लेके जाती है। आपको प्रूफ करना पड़ता है यू नेवर मेंट टू इंसल्ट द चाइल्ड। सो आप अगर कामयाब हैं, आप रिस्पॉन्सिबल है पेरेंटिंग के लिए, तभी आपको बच्चा दिया जाता है, नहीं तो नहीं। इस तरह की त्रासदी के बाद जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए मैं समझती हूँ सरकार की जिम्मेवारी है वो बाहर आए, अलग से एक विंडो क्रिएट करे, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करे, उनको शेल्टर दे और वहाँ पे देखे कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो इन बच्चों को लेना चाहते हैं। और उनकी जिम्मेवारी जो है वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती कि बच्चों को आपने एडॉप्शन के लिए दे दिया। अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ वैलिड स्टडी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जहाँ पे हमने फॉलो अप करा और देखा जो बच्चे अडॉप्टेड हो जाते हैं उनके साथ भी ऊंच नीच व्यवहार होती है, तो कोई लेना देना नहीं है किसी का। दे डोंट नो, दे आर अब्यूज, दे आर सोल्ड आउट, कुछ भी हो जाए। देखिए जयंती आप इसमें मैं आ रहा हूं, दिव्यांशु मैं आ रहा हूं। जयंती उसमें एक पॉइंट ये भी है, बहुत वैलिड पॉइंट था, उन्होंने कहा कि मैं बड़े बच्चे नहीं लेना चाहती, बड़े बच्चे नहीं लेना चाहती। अब जयंती जब आप बहुत सारे क्लॉज लगाएंगे, प्रतीक, अगर आपके डिमांड्स ऐसे हैं, रिजिडिटी है, तो आपको डेफिनेटली सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर आप शुरुआत से कह रही हैं आप इस बच्चे को लेंगी उस बच्चे को नहीं लेंगी, तो आई थिंक शी नीड्स काउंसलिंग कि आप अभी भी पेरेंटिंग के लिए इमोशनली शायद तैयार नहीं है। और 2 साल का वेट करना, आई डोंट थिंक इट्स ए बिग वेटिंग लिस्ट, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2 साल आराम से गुजर जाते हैं। आप प्रिपेयर करिए अपने आप को इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली। और मैं समझती हूँ ये कोविड-19 के जो बच्चे हैं इनके लिए सेपरेट सिस्टम होना चाहिए ऑल टुगेदर, बिकॉज दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू सो मच ऑफ क्राइसिस। एक तो आपको क्राइसिस इंटरवेंशन देना पड़ेगा, इन बच्चों के साथ कुछ ऊंच नीच होगी जरूर, इमोशनल प्रॉब्लम्स आप बड़ों में देख रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ गया, इतने सारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आ गए हैं, वो नहीं झेल पा रहे हैं। तो जो कोविड-19 के अफेक्टेड बच्चे हैं, फैमिलीज जिन्होंने देखा अपनों को इसमें यू नो दे लॉस्ट देयर ओन पीपल, तो उनकी तो अलग अवस्था है, आप उसको नकार नहीं सकते, आप आंख नहीं बूझ सकते और कहते हैं कि नहीं नहीं ये बच्चे हैं। दिव्यांशु इसमें एक पॉइंट और आएगा, मैं राइट दिव्यांशु इसमें एक पॉइंट आप अपनी बात कहिएगा, मैं एक पॉइंट और रखना चाह रहा हूं। वह ये है कि इस दरमियान परिवार में अगर पिता माता दोनों की भी मौत हुई है और वो किन्हीं कारणों से उसमें डेथ कोरोना मेंशन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या और भी है। आप देखिए कोरोना मेंशन नहीं है और इसी दरमियान डेथ हुई है, सस्पेक्टेड है कोरोना से ही हुई है। अब इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कहा गया कि कोरोना से ही थी, वो डेथ इसी तरह से हुई है, तो वो उस लिस्ट में भी नहीं है जो राज्य सरकार दे रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, प्रीति पांडे मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट सामने निकल के आया है। दिव्यांशु कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? दिव्यांशु पांडे। बच्चों के लिए, कोविड में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए अलग कानून बनाना ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल नहीं होगा। बच्चे सारे बच्चे हैं, वो किसी भी कारण से वो अनाथ हुए वो, तो प्रश्न ये उठता है कि इन बच्चों की देख रेख और इनकी रक्षा कैसे की जाए। प्रतीक जी, मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि अगर माता पिता का देहांत हो गया, अगर माता पिता का देहांत हो गया और बच्चा है घर में, तो क्या उस बच्चे को आप अनाथ मानेंगे हमारे परिवेश में? इंग्लैंड अमेरिका दिव्यांशु मैं रोका, कुछ जयंती कुछ कह रही थी, मैं आ रहा हूँ, शानी आ रहा हूँ, जयंती कुछ कह रही थी। जयंती, मैं ये कह रही हूँ अगर बच्चा है तो उसका इमोशनल ट्रॉमा को आप नेगेट कर देंगे क्या? उसने अपने आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को खोया, उनको मरते हुए देखा, उनकी जो त्रासदी हुई, उनकी जो सफरिंग हुई, उसका जयंती ये भी है ना कि अगर आप एक कानून बना देंगी, जयंती ये भी है कि अगर आप कानून बना के आइडेंटिफाई कर देंगी तो वो जिंदगी भर यही कहा जाएगा कि इस कानून के तहत वो बच्चे, तो आइडेंटिफिकेशन तो रिवील ही नहीं करेंगे। मैंने कानून का जिक्र नहीं किया, इट्स ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, मैंने नहीं
नहीं क्या उसका कहा, दुख अलग मैंने हो जाता नहीं है? कहा कि लॉ Right. चाहिए, ऐसा नहीं हो मैंने सकता। कहा ये हमें वन बाय वन, मदद चाहिए। वन बाय वन, वन बाय वन। लड़ने की ईशानी ईशानी में आवश्यकता आया, नहीं है। नहीं, मैं आया, लड़ने मैं की आया। आवश्यकता नहीं है, हम बच्चों की राइट बात कर दिव्यांशु, रहे हैं। आप अपनी बात कहिए। प्रतीक, मैंने कहा कि मैंने लॉ नहीं मांगी, मैंने नहीं कहा कि हमें आईन चाहिए या कानून की प्रक्रिया चाहिए, मैंने कहा इनके लिए मदद चाहिए। दिस इज हाई टाइम द गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड एंड टेक ऑन द ओनर्स कि हाँ, इन बच्चों की रखवाली हम करेंगे। इनकम टैक्स का पैसा है, डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, कहाँ आएंगे आप काम अगर इस वक्त आप बच्चों की मदद के लिए सामने नहीं आते? हर वक्त आप एनजीओ के ऊपर डाल दोगे, हर वक्त आप एडॉप्शन के लिए छोड़ दोगे, क्यों? Why would not you आउटसोर्स नहीं come? करना हम चाहिए। जैसे लोग Right. हैं जो हम अगर पैसा किसी नहीं का मांगते, सोशल रिपोर्ट we will बनाना offer है our तो वो राइट services. राइट आउटसोर्स करके जयंती को नहीं दिया जा राइट सकता। जयंती, सरकार राइट अपनी जयंती, देखरेख में करे ये काम। दिव्यांशु दिव्यांशु हाँ, प्रतीक जी, विषय बहुत Right, गंभीर दिव्यांशु। है, इसको समझने की हाँ। आवश्यकता है। यहाँ पर बच्चों की देखभाल के आड़ में क्या हो रहा है ये छुपा नहीं है। एक विशेष कार्यक्रम आप बच्चों पे कीजिएगा और मैं उसमें मैं बताऊंगा किस प्रकार से बच्चों को कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और सारा व्यवसाय जो चल रहा है ये, और उसे पिस कौन रहा है? पिस सिर्फ बच्चे रहे हैं। जिसे बच्चा अडॉप्ट करना है वह कहीं ना कहीं से अडॉप्ट कर लेगा, उसे बच्चा मिल जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें इस पूरी प्रक्रिया में, ये पूरे इकोसिस्टम में अगर कोई सफर कर रहा है तो वह सिर्फ बच्चा है। और हम इंग्लैंड अमेरिका के कानून को अगर हिंदुस्तान में लगाएंगे तो हमारा देश इंग्लैंड अमेरिका नहीं है। अगर हम अपने इतिहास को आपका देखें, देश हम इंग्लैंड अपने अमेरिका इतिहास में नहीं देखें, है, तो लेकिन बच्चे विश्व तो में- है ना, विश्व में सबसे बच्चे पहला तो है अडॉप्शन ना। अगर कहीं हुआ है तो वो हिंदुस्तान में हुआ है। जी हम नहीं, अगर इस तरह से foster नहीं care- हुआ। आप प्रतीक जी, ऑब्जर्वेशन मैं होम्स में आपको चले बता दूं, जाइए। it is a जी matter of Observation fact। homes प्रियांक में कुछ कहना जाइए। चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूं। प्रियांक कुछ कहना चाह रहे हैं, राइट। मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं जयंती जयंती प्रियांक कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रीति आ रहा हूँ। प्रतीक जी, देखिए ऐसा है, जी जी मैं आ रहा हूँ, प्रियांक कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रियांक जी राइट। देखिए ऐसा है कि भारतीय व्यवस्था में परिवार का निर्णय और परिवार का नियंत्रण वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि व्यवस्था मानी गई है। हम विदेशी फॉर्मूलों को जब एज इट इज अपने अडॉप्ट करते हैं तो हमारे यहाँ दिक्कत होती है। मैं आपको ऐतिहासिक घटना बताना चाहूंगा कि अडॉप्शन का कानून तब बनाया गया जब रानी लक्ष्मीबाई को उनकी संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया दे रहा था ब्रिटिशर्स को, और 1857 की क्रांति में ये एक विषय शामिल था। लेकिन आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों में जब हमारी पारिवारिक मान्यताएं टूटी हैं, हमारे समाज में बहुत सारी विडंबनाएं शामिल हो गई हैं, तब एक कानून का पालन करना अत्यंत आवश्यक है और भारतीय व्यवस्था के अनुरूप ही हम उसको कर पाएंगे। हम ब्रिटेन या अमेरिका की तरीके की व्यवस्था यहाँ नहीं चला सकते और एनजीओ पे डिपेंडेंट तो कोई भी नहीं। लेकिन प्रियांक बस यही सवाल है। प्रतीक जी, जयंती कुछ कह रही है, जयंती मैं आया, दिव्यांशु आया, जयंती हमारे को सॉल्यूशन चाहिए। हमारे पास इतने तादाद में ऑर्फन्ड बच्चे हैं जिनकी देखरेख नहीं हो पा रही है। उस वक्त मैं नहीं कह रही कि हाँ अमेरिका में झांकिए, यूके में झांकी, मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे अगर हो सकता है तो हमारे देश में भी हो सकता है। इन बच्चों की देखरेख के लिए आप नहीं समझिए कि हमें कानून चाहिए, हमें ये चाहिए। उनकी देखरेख के लिए सरकार को जिम्मेवारी उठानी चाहिए। इट्स हाई टाइम। राइट। प्रीति पांडे का स्वागत है। मैं प्रीति पांडे को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं ईशानी, में आ रहा हूं, डिबेट ओपन कर रहा हूं। मैं प्रीति पांडे मेरे साथ जुड़ी है काफी देर से, तमाम झुग्गी झोपड़ियों में काम करती हैं, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पे, संवेदनशील मुद्दे पे। प्रीति, आपका पॉइंट, आपका टेक। प्रतीक जी, इस समय तो सिर्फ मैं एक चीज़, क्योंकि मैं लेट जुड़ी हूँ तो मैं पैनलिस्ट जितने हैं उनकी बात सुन नहीं पाई। एक चीज़ मैं कहूँगी, मेरा अपना पर्सनल अनुभव जो पिछले 1 साल से है, स्पेशली पिछले 2 महीनों में कोरोना काल में छोटे बच्चों को लेके, इस समय हमारे पास दोनों तरह की कॉल्स आ रही हैं। फाउंडेशन के लैंडलाइन पे वो जिन्होंने अपने माता पिता दोनों खोए, ऐसे बहुत सारे परिवार जो अडॉप्ट बच्चा करना चाहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है, लेट्स नॉट इस बात को हम झुटला नहीं सकते कि हमारा जो देश का पेपर वर्क है वो किसी भी कारण से हो, क्योंकि बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद बहुत केसेस में मिसयूज पाया गया है, बहुत सारा चाइल्ड लेबर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई हैं। पेपर वर्क इतना ज़्यादा है प्रतीक जी, इतना ज़्यादा है, नेवर एंडिंग पेपर प्रोसेस है। ये कारण है कि बहुत सारी अच्छी फैमिलीज भी उस पेपर वर्क के कारण, ये जो हमारे देश में इतने सालों से सब चीज़ें चल रही हैं, लोग थोड़ा हिचकते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छा परिवार मिल सकता है, अच्छी परवरिश मिल सकती है, अच्छा स्कूल मिल सकता है। आई नो फ्यू ऑफ द ऑफिसर्स
जो देश के बहुत अच्छी जगह पोस्टेड है, वो लगातार हमें पिछले 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं। स्पेशली आई नो समबडी जो मेरे मित्र हैं, उनकी पत्नी, वो खुद एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये पेपर वर्क इन चीज़ों की वजह से थोड़ा कतरा रहे हैं। हम लोग कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि इस बार जितने लोगों ने अपने माँ-बाप खोए हैं, वो छोटा बच्चा है अगर 3 महीने, 6 महीने, साल भर का, तो लोग अडॉप्शन पे जाएँ। लेकिन सरकार से भी इसमें हमें मदद चाहिए, ताकि वो बच्चे जो हैं एक अच्छी परवरिश पा सकें, अच्छी एजुकेशन पा सकें, सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी हो सके। इसलिए हमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की मदद चाहिए इसमें। राइट दिव्यांशु, मैं बहुत वेरी क्विक में आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, बस सिर्फ 10 सेकंड में बोलिए, फिर उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊं। दिव्यांशु, जिस प्रक्रिया की बात हम कर रहे हैं, सरकार, हम ये अपेक्षा कर रहे हैं सरकार कुछ करे। सरकार ने तो ऐसा पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। हम कैसे, आप बताइए, जब कानूनी परमिट नहीं करता चीजों को बाईपास, तो आप तो कर नहीं सकते कानून को। और कानून, जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम इंग्लैंड अमेरिका के कानून को यहाँ नहीं लगा सकते। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज वन एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण है जो पूरी तरह से भारतीय परिवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं यही कह के विराम दूंगा अपनी वाणी को, और आगे आप बात कहिए, कहें अगर अध्यक्ष महोदय अगर कहते हैं कि हिंदुस्तान के परिवेश में उपयुक्त है। ऑफ कोर्स मैं जयंती आ रहा हूं, मुझे मालूम है। आज मैं चाहता हूं डिबेट, ऑफ कोर्स ईशानी, मैं आपके पास आता हूं। मैं चाहता हूं कि इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे जो भी आज प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके पास जानकारी हो। और प्रियंका और कानूनगो को मैं इसलिए लाया हूं प्रोग्राम में कि जो प्रोसेस है वो सरल से सरलतम हो सके और दिखे, और उसमें आसानी से बच्चों को अडॉप्ट किया जा सके, परिवार मिले। लेकिन प्रियंक ने एक बात कही थी कि अगर कोई बच्चा उन्हीं के परिवार में रहता है, नाना नानी या उनके देखरेख में, तो वो ज्यादा बेहतर एनवायरनमेंट होता है और वहां पे वो ज्यादा परवरिश अच्छी होती है, और हम भी उसी को कम से कम प्रोत्साहित करते हैं। ये बात उन्होंने कही थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर, इस प्रक्रिया को लेकर कितना कुछ लचीलापन रखा जा सकता है और हम कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। ब्रेक एक छोटे से लेंगे, उसके बाद एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं अमोद कंठ साहब, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, बच्चों के लेकर बड़ा कई संस्थाओं में जुड़े रहे हैं और समाज सेवी के तौर पे हम सभी लोग उनसे भली भांति परिचित हैं। पूर्व डीजीपी रहे हैं। अमोद कंठ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अगर ठीक से बताऊं, मैं आप ही से बात शुरुआत कर देता हूं। 2001 का समय रहा होगा या दो, लगभग 20 वर्ष गुजर गए। स्टोरी कर रहा था बच्चों के लेकर मैं किसी चैनल के लिए, तब भी यही बात कर रहा था मैं, और 20 साल के बाद भी यही बात कर रहा था, आज कर रहा हूं कि बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया किस तरह आसान हो। 20 साल पहले लगभग स्टोरी करा था मैंने, और मुझे याद है मैं अमोद कंठ साहब से मिला था उस समय, प्रयास में के संदर्भ में था मैं। आज 20 साल के बाद भी मैं इसी बात पे हूं कि कोरोना के जो बच्चे हैं, जो बेसहारा हुए बच्चे हैं, उनको परिवार मिले, परिवार की देहरी मिले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और वो बेसहारा नजर ना आए। समाज का, हमारा और सरकार का, सबका दायित्व हो। बेहतर कैसे हो, क्या हो, इस पर बात हो रही है। अमोद कंठ साहब जी, ऐसा है, धन्यवाद। आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं तो मैं 30 साल पहले की बात कर दूं, जब 1988 में प्रयास की स्थापना मैंने की, और तब से ये संस्था देशव्यापी हो गई है। आपको मालूम है हमारे 150 सेंटर हैं, हमारे करीब 40 के आसपास शेल्टर्स होम्स चलते हैं बच्चों के, जिसकी वजह से मैं जुड़ा हूँ इस विषय से। हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की शुरुआत प्रयास से हुई, आज हमारे पास भी 6 चाइल्ड हेल्पलाइन है। देखिए, इस विषय पे आप थोड़ा समय अगर मुझे दें, 2-3 मिनट, तो मैं इसको बता दें कि ये बड़ी भारी समस्या है और इतनी गलत है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए, पहली चीज ये है कि आप, प्रधानमंत्री ने ऑर्फन्स के लिए पीएम केयर में एक बहुत बड़ा ऐलान किया, लेकिन शायद पता नहीं लोगों को मालूम था कि नहीं कि ऑर्फन्स की परिभाषा में वो बच्चे आते हैं जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, एडॉप्टिव पेरेंट्स, लीगल पेरेंट्स नहीं है, 1 या 2, और वो भी आते हैं जिनके परिवार उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। मैं सेक्शन 242 को कोट कर रहा हूँ, जो डेफिनेशन देता है। और जो परिवार अनविलिंग है, इनकेपेबल है कि बच्चों को रख सके, ऐसे बच्चों की बात हम कर रहे हैं जो ऑर्फन्स कहलाते हैं कानून के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। यूनिसेफ के मुताबिक ऐसे बच्चों की संख्या भारतवर्ष में, एग्जैक्ट फिगर यूनिसेफ ने दिया है 29.6 मिलियन, यानी 2,96,00,000 बच्चे ऐसे हैं भारतवर्ष में जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और मैं भी यही कर रहा हूँ, क्योंकि भारतवर्ष में कम से कम 35 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको हम चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कहते हैं। ये एक तरफ की स्थिति है। दूसरी तरफ की स्थिति यह है कि भारतवर्ष में कोई एक इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन, ये लोग डील करते हैं अडॉप्शन के ऊपर और उन लोगों की मदद करते हैं जो अडॉप्शन में बच्चों को लेना चाहते हैं। इनके
कोई 27 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अडॉप्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं से, यानी क्योंकि हर 10वां कपल जो होता है वो इनफर्टाइल होता है, उसको अडॉप्शन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे देश में आप देखिए तो आश्चर्य आपको सुन के होगा कि 2010 में यहाँ पे 6,321 अडॉप्शन हुए, 2019 में घट के 3,745 हो गए। आप समझ रहे हैं, 6,321 से घट के 10 साल के बाद ये बन गए 3,745। यानी अडॉप्शन की इतनी बुरी हालत हो गई, जो सबसे सटीक और सबसे सही तरीका माना जाता है ऐसे बच्चों के परवरिश करने का, उनके विकास करने का, जिन बच्चों की आवश्यकता है। तो ये वाकई समझने की आवश्यकता है कि भाई ये दुर्गति क्यों है, ये दुर्गति क्यों हो रही है। दूसरी तरफ जो हमारे अभी कल मैं सुन रहा था, हमारे मित्र हैं प्रेम कानूनगो, वो नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं, उनका विचार था कि तमाम बच्चों को किसी होम में नहीं रखा जाए, शेल्टर होम्स या चिल्ड्रंस होम में न रखा जाए। ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं रखा जाए, ये पहला रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अभी भारतवर्ष में कोई 7,165 शेल्टर्स एंड होम्स है, जहाँ पे मात्र, मैं बताऊं, मात्र 2,65,000 बच्चे रहते हैं। यानी कहाँ आप बात कर रहे हैं 30 मिलियन की और कहाँ बात कर रहे हैं 2,65,000 की। यानी कि करीब करीब 99% बच्चे जो हैं वो सड़क पे हैं, बिना परिवार के हैं, ऐसी इतनी बड़ी संख्या में। ऐसे देश में फिर कानून, चौथी बात मैं कह रहा हूँ कि नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में 4 बातें हैं। पहली बात एडॉप्शन, दूसरा फॉस्टर केयर, तीसरा स्पॉन्सरशिप, चौथा आफ्टर केयर। मैंने अभी नीति आयोग की एक मीटिंग में, परसों मीटिंग हो रही थी, उनकी एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग से अमिताभ कांत चेयर कर रहे थे, मैं मेंबर हूँ उसमें। मैंने वहां यही बात पेश करने की कोशिश की और लिख के भेजा मैंने कि भाई जब तक कि आप इस प्रोसेस को सही नहीं करेंगे, ऑर्फन जाएंगे कहाँ, आप इन ऑर्फन की तलाश कहाँ करेंगे। तो चारों तरफ आपके लाभ हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पूरे के पूरे सिस्टम में बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए दिक्कत कहाँ से शुरू होती बताऊं मैं। देखिए होता यह है कि लोग गाहे बगाहे सोच के बैठ जाते हैं कि भाई ये जितने संस्थाएं हैं सारे के सारे बदमाश हैं, ये जितनी संस्थाएं हैं सारे के सारे बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं संस्था चलाता हूँ, हमारे पास 38 चिल्ड्रंस होम्स हैं। मैंने कब एक्सप्लॉइट किया भाई, मैं पुलिस में था, मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ इस दिशा में। अमोद जी, मैं रोक रहा हूँ आपके फ्लो को रोक रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। इसी पैनल पे वकील बैठे हैं दिव्यांशु, उन्होंने कहा कि जो एक्ट है वो पूरा का पूरा एक्ट जो है एनजीओ को इतना इंपावर कर देता है कि कोई इंडिविजुअल उसमें अपनी बात, अपनी इच्छा रख ही नहीं पाता। तो यही मुश्किल है कि इंडिविजुअल अगर कोई परिवार या कोई परिवार आगे आना भी चाहे एडॉप्शन के लिए, तो एनजीओ इतना ज्यादा हावी हैं कि वो ले ही नहीं पाते, अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। ये बात अभी से कही गई। आमोदकंठ जी, मेरे वकील मित्र जो हैं, जाहिर है कि हमसे बहुत जूनियर और यंग होंगे, मित्र भी हो सकते हैं, मैं चेहरा नहीं देख रहा हूँ, उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ये सही है कि देश के जितने चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 वो एनजीओ चलाते हैं। देश में ये जितने भी 7,165 जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनमें अब करीब आधे एनजीओ चलाते हैं, आधे गवर्नमेंट चलाती है। एडॉप्शन की बात जहां तक है, एडॉप्शन में जितने एडॉप्शन एजेंसीज थे जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनकी दुर्गति है, उनको शायद नहीं पता है। दुर्गति अगर नहीं होती तो एडॉप्शन ज्यादा होता। ये फैक्ट कितने कम एडॉप्शन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्शन एजेंसी चला रहे हैं वो एडॉप्शन कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपने सोचा है कभी? देखिए कारा के गाइडलाइन, सारा के गाइडलाइन, ये सारे के सारे गाइडलाइन है। धीरे धीरे स्थिति अलग हो चुकी है। आप थोड़ा अलग से विचार कर लें हमसे। ये दिक्कत क्यों रही कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सर इस काम को जब करती थी, जब उनके हाथ में एडॉप्शन का प्रोग्राम काफी हद तक हुआ करता था आज से 10 साल पहले, तब एडॉप्शन ज्यादा थे। मैंने आपको फिगर दिया ना कि एक तरफ जो है आपके एडॉप्शन कितना बताया है, 6,000। राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर। वक्त की थोड़ी सी सर कमी है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। मुझे बाकी लोग, जयंती कुछ कहना चाहती है? वेरी क्विक जयंती, वेरी क्विक जयंती, इधर मैं ईशानी आपके पास आ रहा हूँ। जयंती वेरी क्विक। प्रतीक जी, हम एडॉप्शन की पॉलिसीज को क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करना चाहते। हमारे पास ये जो बच्चे हैं जो कोविड के अफेक्टेड हैं, उनके लिए मैं समझती हूँ 4 स्टेप्स आर नेसेसरी। एक तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर एंड वीमेन के अंडर एक विंडो खोले जिसमें प्रोफेशनल्स के तहत एक बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हमेशा, देखिए ऑल द चिल्ड्रन आर नॉट ऑर्फन्स। उनके लिए माता पिता कुछ रख के गए हैं, उनकी इंश्योरेंसेज होंगी, तो उनके देखभाल के लिए भी बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हाँ इनकी जो
रखे हुए धन है, जो भी इंश्योरेंस है, जो भी माता पिता का बचाया पैसा है। सेकंड पॉइंट इज इवैल्यूएशन, इनके वेलफेयर के लिए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि ये स्कीम्स उन्होंने खोला है, उन्होंने अनाउंस किया है कुछ दिन पहले, तो वो उसकी बेनिफिट भी इन बच्चों तक पहुंचे, उसकी भी निगरानी होनी चाहिए। मैं नहीं समझती एडॉप्शन से ही सारा कुछ राइट। मैं जयंती आ रहा हूं। ईशानी, व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? थर्ड पॉइंट, जो एडॉप्शन के लिए आगे आना चाहते हैं उनकी इवैल्यूएशन करिए और एडॉप्शन के लिए दे दीजिए। लंबी प्रोसीजर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप होते रहना चाहिए। ईशानी, ईशानी, जयंती जी ने एक बात कही थी कि कोविड ऑर्फन्स देश की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमारे देश का हर बच्चा जो सड़कों पर है, जो उन आंकड़ों में नहीं आता, जो ऑर्फन्स के आंकड़े दिए जाते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल केयर में है और जो कोविड ऑर्फन्स है, वो सब देश की जिम्मेदारी है। तो ये सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है, और they are subjected to different trauma. पेरेंट्स अब खोए हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट 0 to 4 years का ब्रैकेट जिसमें बच्चे को ट्रॉमा समझ ही नहीं आता, वो सब ट्रॉमेटाइज्ड है। मतलब there should be help for all of them. That is what I'm saying. I'm not against the help. मैं ये कह रही हूँ कि हर बच्चा ट्रॉमेटाइज्ड है जो वो इंस्टीट्यूशनल केयर में रह के। मेरा कहना है कि इन बच्चों के लिए अलग से विंडो चाहिए, क्योंकि इनकी सिचुएशन और जो बच्चों की आप बात कर रही है उनकी सिचुएशन अलग है। सेकंड पॉइंट, स्क्रूटनाइजिंग ऑफ प्रोसीजर शुड बी लूपहोल्स एग्जैक्टली, कि किस लूपहोल का कहाँ एडवांटेज लिया जा रहा है, जो कि अभी बात हुई थी कि कौन सा कहाँ एडवांटेज लिया जा रहा है। क्या उनको लीगली फ्री होने में लूपहोल है या पेरेंट्स के बैकग्राउंड चेक में लूपहोल है? इसके बाद भी प्रतीक जी, देयर विल बी अ वास्ट नंबर ऑफ जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उसको पेश किया जाता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास। हमारे पास 15,000 बच्चे साल में आते हैं प्रयास में। बताओ आपको, देश में 10 प्रदेशों में हम लोग काम करते हैं, इतने सारे होम्स हमारे। 15,000 बच्चों को हम लोग पेश करते हैं हर साल, कम से कम, हो सकता है ज्यादा 20,000 हो, उनमें और हजारों की संख्या में होते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको लीगल रिक्वायरमेंट है, जो लीगल रिक्वायरमेंट ये ईशानी सुन लीजिए, ईशानी सुन लेते हैं, उसको आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बोर्ड ऑफ मैजिस्ट्रेट है वहां प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो फैसला करती है कि बच्चे को कहाँ डालना है, किसी होम में डालना है, एडॉप्शन में डालना है, फॉस्टर केयर में डालना है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। प्रीति कुछ कहना चाह रही थी, प्रीति पांडे कुछ कहना चाहती थी, राइट? ईशानी, राइट, प्रीति पांडे, ईशानी लेता हूं मैं, प्रीति पांडे। प्रतीक जी, अभी जो मुझे फील हो रहा है, हम ये लीगैलिटीज इस पे तो बात कर रहे हैं। एक चीज जो मैंने पिछले 1 महीने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की है, और आपके पैनल में बैठे हुए सब लोग कर रहे होंगे एक्सपीरियंस, अभी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो अडॉप्शन के लिए जाना चाहते हैं, जो कोरोना काल में बच्चे इससे प्रभावित हुए, उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको एक्चुअली यही नहीं पता है कि हमें इस तरह के बच्चे कहाँ मिलेंगे। ये बहुत लेमान में बता रही हूँ मैं आपको, बहुत पढ़े लिखे परिवारों की बात कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि ये बच्चे जो इस तरह के हैं, ये हम कहाँ पाए, मतलब ये बच्चे कैसे मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी जरूर होनी चाहिए, एक विंडो ऐसी होनी चाहिए, जो अभी जयंती जी कह रही थी, एक बॉडी ऐसी जरूर होनी। जो बनी हुई है कानून के मुताबिक, मेरी बात सुनिए, उसमें ऐसे सब बच्चों का, उसमें इन सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट एनजीओस को एक साथ काम करना चाहिए, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के सर जो बात कर रहे हैं सर, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन तरीके से काम नहीं कर रहे। 2 पॉइंट्स और है प्रतीक जी, बस 2 पॉइंट्स और। राइट, मैं बात समझा। अमोद जी का कहना था कि जब कारा बनी हुई है तो अलग से विंडो की क्या जरूरत है, अलग से विंडो खोलने की क्या जरूरत है, लेकिन विद्यार्थी, जयंती, प्रीति, ईशानी, आपका अलग विंडो चाहिए हमें। कारा इससे बड़े प्लेटफॉर्म पर बातचीत करें। देखिए, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, एक मिनट अमोद जी, उसमें कारा भी है, भी है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, आप उस फ्रेमवर्क को नकार नहीं सकते हैं। राइट, लेकिन हम लोगों को बहुत जल्दी काम करने के लिए की जरूरत अरे है। भाई, राइट, तमाम पहलू हैं इस राइट अमोद जी, आपका अनुभव है, लेकिन तमाम सारे व्यू पॉइंट्स हैं। इन व्यू पॉइंट्स में एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन मेरा सिर्फ एक गुजारिश है कि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है जितना बच्चा है, और बच्चे को सेंटर में रख के बहुत सारे सवाल हैं। कैसे हो, कब हो, समाज कैसे खड़ा हो सकता है, यह हम सबको सोचना है। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात सोमवार को भैया जी कहीं के साथ।